तो कक्षा 11 के जो भी बच्चे हैं एक बार सभी को शेयर कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। बार बार का झंझट खत्म और स्टार्ट करते हैं बाबू श्याम सुंदर दास का ये साहित्यिक परिचय। अब आप बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यिक परिचय कहिए या फिर बाबू श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय कहिए। कुल मिला के गद्य खंड में चैप्टर नंबर 3 आता है भारतीय साहित्य की विशेषताएं, जिसमें से बाबू श्याम सुंदर दास का सबसे पहले हम लोग जीवन परिचय पढ़ेंगे, कृतियां पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम भारतीय साहित्य की विशेषताएं चैप्टर पढ़ेंगे। तो क्लास 11 के जो सामान्य हिंदी, साहित्यिक हिंदी, चाहे जिस स्ट्रीम के हो, सबको पढ़ना है। सभी के लिए ये पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चूंकि चैप्टर नंबर 3 है इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। शुरुआत का चैप्टर है, अक्सर यहां से साहित्यिक परिचय आया करता है। तो एक बार अपने सभी सहपाठियों को भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो अब स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर किए हुए। स्टेप बाय स्टेप बड़े आराम से समझिएगा, एक एक चीज समझिएगा, क्योंकि जितना आपको याद करना है, जितना आपको बोर्ड में यानी कि अपनी अर्धवार्षिक परीक्षा में या वार्षिक परीक्षा में जितना लिखना है, बस हम उतना ही लेके आए हैं। कुछ झंझट नहीं है यहाँ पे। जन्म इनका देखो, एक इतनी चीजें आपको खास याद रखनी है। एक तो हो गया जन्म। अब जन्म इनका होता है 1875 ईस्वी में, 1875, 1875 ऐसे याद रखिएगा। जन्म स्थान कहां है? काशी। काशी कहां भैया? उत्तर प्रदेश में है। पिता का नाम था देवीदास और माता का नाम देवकी देवी था। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक के रूप में ये प्रसिद्ध हैं। भाषा की अगर बात करें, भाषा शुद्ध साहित्यिक हिंदी, सरल तथा व्यावहारिक भाषा है। यानी कुल मिला के आप लिख देंगे खड़ी बोली हिंदी, ठीक है। भाषा इनकी क्या है? खड़ी बोली हिंदी है। शैली में अलग अलग शैलियां होती हैं, वैसे आपके गद्य खंड में सभी की जो भाषा है वो खड़ी बोली है। तो किसी का भी जीवन परिचय गद्य खंड का लिखिए, सबकी भाषा खड़ी बोली है। लेकिन काव्य खंड में जो बिहारी हैं, सूर हैं, तुलसी हैं, इनकी भाषा ब्रज और अवधी हो जाया करती है। तुलसी की भाषा ब्रज और अवधी दो भाषाएं हैं, लेकिन जो बिहारी हैं, सूरदास हैं, इनकी भाषा हमेशा ब्रज रहेगी, याद रखना। और जो रामचंद्रिका केशवदास हैं उनकी भी भाषा ब्रज रहेगी, ठीक है। केशवदास की जो चैप्टर है, केशवदास ही रीतिकाल के कवि हैं, तो रीतिकाल में ब्रजभाषा का ही ज्यादा से ज्यादा क्या था? स्थापत्य था, यानी कि प्रमुखता थी ब्रजभाषा की ही। ब्रजभाषा में ही काव्य लिखा जा रहा था। शैली विवेचनात्मक, समीक्षात्मक, गवेषणात्मक और भावात्मक शैली है। प्रमुख रचनाएं यहां पर कुछ डाल देना है आपको, जैसे हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, साहित्यालोचन है, ठीक है, रूपक रहस्य आदि। मृत्यु सन 1945 ईस्वी में, ठीक है। 75 और 45 याद रखिए, 25 और 5 30, 70 वर्ष की आयु थी। इतनी बात समझ में आई। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म 1875 काशी उत्तर प्रदेश में हुआ था। देवीदास देवकी देवी माता पिता थे और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के संस्थापक हैं बाबू श्याम सुंदर दास। कहा भी गया सौम्यशील निधान बाबू श्याम सुंदर दास। भाषा शुद्ध साहित्यिक सरस खड़ी बोली है। शैली विवेचनात्मक और वर्णात्मक, गवेषणात्मक, भावात्मक है। प्रमुख रचनाओं में हिंदी भाषा का विकास, गद्य कुसुमावली, भाषा विज्ञान, साहित्यालोचन, रूपक रहस्य इत्यादि हैं। 1945 में इनकी मृत्यु हो गई। बात करते हैं अब लिखना कैसे है। सबसे पहले यहां पर आप जीवन परिचय डालिए। अगर वो आपके किताब, अगर देखो ये जीवन परिचय भी है और इसे चाहे आप कह लीजिए साहित्यिक परिचय, दोनों में, दोनों कंबाइंड है, साहित्यिक परिचय, ठीक है। अब आप इसको चाहे साहित्यिक परिचय कहिए, चाहे जीवन परिचय कहिए। अगर आपके पेपर में कहता है बाबू श्याम सुंदर दास का साहित्यिक परिचय लिखिए, तो भी इसे ही लिख देना है। अगर कहता है बाबू श्याम सुंदर दास का जीवन परिचय लिखिए, तो भी ऐसे ही लिख देना है, ठीक है। कोई बदलाव नहीं करना, बस हेडिंग बदलनी है। अगर साहित्यिक परिचय कहता तो आप साहित्यिक परिचय हेडिंग डाल दीजिए, जीवन परिचय कह रहा है तो जीवन परिचय हेडिंग डाल दीजिए। बस बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं।
लिखना शुरू करेंगे। बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म काशी के प्रसिद्ध खत्री परिवार में हुआ था। और ये जो मेन चीज है इसको हाईलाइट करेंगे, यानी कि बोल्ड पेन से लिखेंगे। कब हुआ था? सन 1875 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम इनके माता का नाम देवकी देवी, पिता का नाम देवीदास था। सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई। तत्पश्चात बहुत सारी परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए सन 1897 ईस्वी में बीए पास किया। देखिए उस समय का बीए पास करना भी बहुत बड़ी चीज होती थी। बीए पास आज भी आईएएस ऑफिसर बन जाते हैं। ग्रेजुएशन लेवल, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप आईएएस बन सकते हैं, फॉर्म डाल सकते हैं। ठीक है, तो 1897 ईस्वी में उन्होंने बीए पास किया था। ठीक है, अब जैसे लोग पीएचडी होते हैं तो डॉक्टर लिखने लगते हैं। उस समय क्या हुआ करता था, जब बीए पास होते थे लोग तो उनके आगे बीए लिखा जाता था। श्याम सुंदर दास बीए, श्याम सुंदर दास रामचंद्र शुक्ल एमए, ऐसे लिखा जाता था। वो भी बड़ी डिग्रियां मानी जाती थी उस वक्त की। बाद में आर्थिक स्थिति दयनीय होने के कारण क्या हुआ, देखो बहुत अच्छी सिंपल सी कहानी है। क्या बताया, बाबू श्याम सुंदर दास का जन्म होता है भैया 1875 ईस्वी में, काशी में होता है, काशी उत्तर प्रदेश में। पिता का नाम देवीदास और माता का नाम देवकी देवी होता है। और सर्वप्रथम इन्हें संस्कृत की शिक्षा दी गई। इसके बाद तमाम परीक्षाएं उत्तीर्ण करते हुए अंतिम पड़ाव पर 1897 आता है और ये बीए पास होते हैं। स्टेप बाय स्टेप समझ में आया? बीए पास होते हैं, लेकिन अब बीए पास होने के बाद उस समय होता ऐसा था कि सब अमीर नहीं हुआ करते, जैसे आज भी सब अमीर नहीं, बहुत अमीर नहीं थे। हालांकि खत्री परिवार में जन्म हुआ था कुछ, वैसे तो वो जो खत्री परिवार होते थे काशी के थोड़ा सा संपन्न होते थे, परंतु आर्थिक स्थिति में उतार चढ़ाव लगा रहता है और आर्थिक स्थिति इनकी दयनीय हुई है। और जब दयनीय आर्थिक स्थिति होती है तो भैया बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। अब चूंकि पढ़ा लिखा आदमी और कुछ कर नहीं सकता, तो ये पढ़े लिखे आदमी थे, तो उन्होंने क्या किया, चंद्र प्रभा एक प्रेस चल रहा था। क्या था? चंद्र प्रभा प्रेस चल रहा था। तो उस चंद्र प्रभा प्रेस में 40 रुपए मंथली सैलरी पर नौकरी कर ली थी। तत्पश्चात काशी के हिंदू स्कूल में कुछ दिनों तक अध्यापन कार्य किया। पढ़ा लिखा आदमी टीचिंग कर ही सकता है। इसके बाद लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में क्या हो गए थे, प्रधानाध्यापक यानी कि प्रिंसिपल हो गए थे लखनऊ के कालीचरण स्कूल में। आज भी होगा, कालीचरण हाई स्कूल में प्रधानाध्यापक हो गए। इस पद पर 9 वर्ष तक कार्य किया। इन्होंने 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को, ध्यान से सुनना इस बात को, 16 जुलाई सन 1893, 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को विद्यार्थी काल में ही, अब समझो, आपने 2 सहयोगियों, यानी अपने 2 सहयोगियों, जिनमें थे पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह, ये 2 साथी थे। राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह और बाबू श्याम सुंदर दास, इन 3 लोगों ने मिलकर के, यानी पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह की सहायता से नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की। कब की? 1893 में। और ये वो दौर था जब द्विवेदी युग आने वाला था और भारतेंदु युग खत्म हो रहा था। अंत में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए और अवकाश ग्रहण करने तक इसी पद पर बने रहे अंत में। अब आगे क्या होता है? आगे वही होता है जो सबके साथ होता है। निरंतर कार्य करते रहने के कारण इनका स्वास्थ्य गिर गया और सन 1945 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया। हिंदी साहित्य कोश, इतिहास, ठीक है, हिंदी साहित्य को कोश, इतिहास, काव्यशास्त्र, भाषा विज्ञान, शोध कार्य, उपयोगी साहित्य, पाठ्य पुस्तकें और संपादित ग्रंथ आदि से समृद्ध किया। जन जन तक पहुंचाया। किसको? साहित्य को। हिंदी साहित्य सम्मेलन ने इन्हें साहित्य वाचस्पति और काशी हिंदू विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि देकर इनकी साहित्यिक सेवाओं को
सेवाओं की महत्ता को स्वीकार किया। ठीक है, इतनी बात अब समझ में आ गई होगी। इतना जीवन परिचय लिखने के बाद अब हेडिंग डालेंगे कृतियां या फिर हेडिंग डाल लीजिए प्रमुख रचनाएं। बात एक ही है, चाहे रचनाएं कहिए चाहे कृतियां कहिए, बात तो एक ही है। इसके बाद आपको प्रमुख रचनाएं लिखनी है। जैसे आपको एग्जाम के टाइम में जो याद आ जाएं 4-5 रचनाएं वो लिख दीजिए जो सही से याद हों। अगर एग्जाम के टाइम में आपको रचनाएं याद नहीं आती बहुत सारी तो कोई दिक्कत नहीं है, 4-5 रचनाएं लिख दीजिएगा, पूरे अंक मिल जाएंगे। लेकिन आपको पढ़नी चाहिए ये सारी रचनाएं विधाओं के साथ, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनते हैं भैया वो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, निबंध में गद्य कुसुमावली के अतिरिक्त नागरी प्रचारणी पत्रिका में भी इनके लेख प्रकाशित हुए। तो गद्य कुसुमावली क्या है? निबंध संग्रह है। आलोचनात्मक ग्रंथ, इनसे ये क्वेश्चंस बहुत बनते हैं। साहित्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य। ठीक है, साहित्यालोचन, गोस्वामी तुलसीदास, भारतेंदु हरिश्चंद्र, रूपक रहस्य ये आलोचनात्मक ग्रंथ हैं। भाषा विज्ञान में भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा का विकास, हिंदी भाषा और साहित्य, ये 3 ग्रंथ हैं। संपादित रचनाओं में हिंदी शब्द सागर का संपादन किया, वैज्ञानिक कोश का संपादन किया, हिंदी कोविद माला या हिंदी कोविद रत्नमाला का भी संपादन किया, मनोरंजन पुस्तक माला का भी संपादन किया। नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी दीर्घ काल तक यानी कि बड़े लंबे समय तक नागरी प्रचारणी पत्रिका का भी क्या किया? संपादन किया था। किसने? बाबू श्याम सुंदर दास ने। ठीक है, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में सर्वप्रमुख कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास थे। वो 2 व्यक्ति और बताइए जिन्होंने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना में सहयोग किया था। पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह 2 व्यक्ति थे। 16 जुलाई सन 1893 ईस्वी को काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना होती है। इसके बाद काशी नागरी प्रचारणी पत्रिका भी निकाली जाती है और नागरी प्रचारणी चूंकि देवनागरी का प्रचार प्रसार करना इसका प्रमुख उद्देश्य था, हिंदी भाषा का प्रचार प्रसार करना ही इस नागरी प्रचारणी सभा का प्रमुख उद्देश्य था। भारतीय हिंदी साहित्य में अमूल्य योगदान देने वाली ये संस्था थी। बाबू श्याम सुंदर दास बहुत दिनों तक नागरी प्रचारणी सभा के निकलने वाली नागरी प्रचारणी पत्रिका के संपादक बने रहे और बाबू श्याम सुंदर दास ने सरस्वती पत्रिका का भी सर्वप्रथम संपादन किया। तत्पश्चात महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सन 1903 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्यभार संभाला और तब से लेकर 1920 तक बाबू जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी थे उन्होंने पत्रिका का संपादन बखूबी किया और खड़ी बोली की प्रतिस्थापना भी की। इसके बाद जब 1920 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पत्रिका का संपादन छोड़ते हैं तो तत्पश्चात सरस्वती पत्रिका का संपादन तीसरे संपादक के रूप में पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी जी ने किया था। ये तीसरे संपादक थे। ठीक है, तो इस तरह सरस्वती पत्रिका का संपादन कार्य चलता रहा। एक पत्रिका के कई संपादक भी हो सकते हैं, इसलिए ये मत कहिएगा कि ये नहीं, उसमें ऑप्शन ही नहीं था। लेकिन मुख्य रूप से जिन्होंने प्रारंभ की होती है या जिनकी वजह से पत्रिका प्रसिद्ध होती है, बस उन्हीं का नाम पत्रिका के संपादक के साथ लिया जाता है। एक पत्रिका के कई संपादक हो सकते हैं, मैंने कई बार आपको बताया है। तो रचनाएं सब पढ़ लीजिए और जीवन परिचय आराम से बता दिया है। बराबर आप बने रहिए। शाम को जब भी क्लास चलेगी, कक्षा 11 हिंदी शाम को 6 बजे चलेगी। ज्ञान सिंधु क्लासेस ऐप डाउनलोड करिए, फ्री कोर्सेस के अंदर जाइए और उस फ्री कोर्सेस के अंदर ही मिलेगा आपको क्या मिलेगा? सीरियल से आपकी हिंदी के वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी हमारे साथ जुड़े। मिलते हैं कल भारतीय साहित्य की विशेषताएं चैप्टर के साथ। अच्छे से समझा देंगे। चैप्टर आपको शायद कठिन लगे परंतु उतना कठिन नहीं है जितना आपने समझ रखा है। जितना कठिन बना डाला है उतना कठिन नहीं है जीवन, संबंधों की चहल पहल में खो मत जाना डर लगता है। ठीक है, तो चहल पहल में खोना नहीं है, अपने लक्ष्य पर
अडिग रहना है। अगर आप अपना लक्ष्य भूल रहे हैं तो आप जीवन में सबसे बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि जिस व्यक्ति को लक्ष्य पता नहीं होता है अपना, वो पशुओं की तरह होता है, क्योंकि पशुओं का भी एक लक्ष्य होता है जो उन्हें नहीं पता होता है। पशुओं का लक्ष्य जो होता है, उनका कोई लक्ष्य नहीं होता है। ठीक है, पशुओं का कोई भी लक्ष्य नहीं होता, उनका एक ही लक्ष्य होता है कि पेट भरना, सो जाना, फिर पेट भरना, फिर सो जाना। दिन भर पेट भरना, रात को सो जाना। कुछ तो रात को भी पेट भरते रहते हैं। उनका एक ही लक्ष्य, वो उनको पता रहता है। और अगर आपको अपना लक्ष्य नहीं पता है, आप पशुओं की तरह अगर केवल पेट भरते हैं, सो जाते हैं, कोई और काम नहीं करते, लक्ष्य आप निर्धारित नहीं कर सके, जीवन क्षणिक है, कितने टाइम बुलावा आ जाए किसका कुछ पता नहीं है। जीवन नश्वर है, जीवन की लीला कब खत्म हो जाए किसी को पता नहीं है। लेकिन इसी जीवन काल में अगर आप कुछ बेहतर करके जाते हैं तो आप का यश रूपी शरीर अमर हो सकता है। शरीर तो नष्ट हो सकता है, लेकिन यशः काय अमर हो जाएगा। तो यश काय अमर करने के लिए कुछ नाम कमाना पड़ता है। तो नाम कमाने के लिए कुछ कर्म करने पड़ते हैं, अपने लक्ष्यों का निर्धारण करना पड़ता है। तो वो लक्ष्यों का निर्धारण कीजिए। जल्द से जल्द आप इंटरमीडिएट में आने वाले हैं, तो क्यों, अगर आप ये 11वीं क्लास में अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपकी बुद्धि का विकास रुक जाएगा। देखो, अगर देखो, अभ्यासेन विद्या, मूल मंत्र आप याद रखिएगा, अभ्यासेन विद्या। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आपको विद्या नहीं आएगी। ठीक है, तो अभ्यासेन विद्या है, अभ्यास करते रहिए, विद्या आपको आएगी। अभ्यास छोड़ेंगे, किसी भी आप क्लास में हैं, तो ये आपकी गलती होगी। ठीक है, चलो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक है, अगर नहीं है तो अपडेट कर दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया।